प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। सीएल कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन महामंच के इस माध्यम से मैं प्रियांश जैन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस ऑनलाइन मंच से जुड़िए और यहां पर हम आप सभी को हर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कराने वाले हैं। यहां पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको घर बैठे हम सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराएंगे, चाहे वह आपका रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, पटवार हो, आरएएस हो, एससीएस हो, पीएससी हो या फिर आपका यूपीएससी हो। तो विद्यार्थी आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम आपको घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से आपके सभी एग्जाम्स की तैयारी यहां पर कराने वाले हैं। तो आप हमारे विभिन्न जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे जुड़ जाइए। जैसे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीएल कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको हमारे वहां पर लाइव वीडियोस मिल जाएंगे, अपलोडेड वीडियोस हमारे मिल जाएंगे, या फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारी सीएल कैरियर एकेडमी की ऑनलाइन ऐप के माध्यम से, जो आपको प्ले स्टोर पर जाकर के आप उसको डाउनलोड करेंगे। सीएल कैरियर एकेडमी की ई लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कीजिए और वहां पर आपको हमारे सारे लाइव वीडियोस मिल जाएंगे। डेली क्लासेस यहां से होती है, हर सब्जेक्ट की क्लास आपकी लगाई जाती है। तो आपको सारा कंटेंट और अच्छे तरीके से एक्सपर्ट फैकल्टी के माध्यम से सब कुछ मिलने वाला है। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। सीएल कैरियर एकेडमी का जो ऑनलाइन एफबी पेज है उस पर भी आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और साथ ही हमसे आप व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। कोई पर्सनल समस्या आपको लगती है, आपको कैरियर की कोई दिक्कत लग रही है, आप कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो हमसे जुड़ करके हमसे पूछ सकते हैं। आपको हर एक्सपर्ट की राय यहाँ पर अच्छे से दी जाएगी ताकि आप अपने जीवन में सफल बन सकें। तो क्या आप भी चाहते हैं एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना, जिसके माध्यम से आप अपने घर परिवार अपने समाज में अच्छे से इज्जत प्राप्त कर सकें, ताकि आपको लगता है, ऐसा लोगों को लगता है कि भाई हमारे पास एक अच्छी सी जॉब होगी तो सोसाइटी में हमारी बहुत अच्छे से केयर की जाएगी, हमें बहुत सम्मान से देखा जाएगा। तो चलिए हम अपने सम्मान को बरकरार रखें और आगे बढ़ते हैं। आज के हम बात कर लेते हैं सेशन के विषय में। तो आज का हमारा जो सेशन है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं प्यारे विद्यार्थियों, मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री के विषय में हम थोड़ा सा बात कर लें तो मॉडर्न हिस्ट्री में दो पार्ट में ये मॉडर्न हिस्ट्री बटी हुई है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो 1757 से लेकर के प्यारे विद्यार्थियों और 1857 की क्रांति तक का एक इतिहास बनता है, और दूसरा इतिहास प्यारे विद्यार्थियों हमारा बनता है 1858 से, जो कि शुरू होता है और आगे चल करके 1947 मतलब भारत की आज़ादी तक ये चलता है। दो पार्ट में आप सभी को पता होगा विद्यार्थियों, ये मॉडर्न हिस्ट्री हमारी है। आगे बात करें हम तो यहाँ 1857 तक तो समय चलता रहता है, यहाँ पर नेतृत्व तो बहुत ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन 1858 की क्रांति के बाद भारतीयों में एक अलग जग जाती है कि हम अंग्रेजों से अपने आप को अलग कर सकते हैं, मतलब उनसे आज़ाद हो सकते हैं। ये 1857 की क्रांति ने क्लियर कर दिया था। अब आगे हुआ क्या, धीरे धीरे पार्टियां आई और पार्टियों ने आकर के यहाँ पर भारत की आज़ादी के लिए काम किया। उनमें दो लोगों के ग्रुप यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किए। एक तो पार्टियों के माध्यम से जो आंदोलन चले, विभिन्न आंदोलन चले, तो ये तो नेतागण इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो भारत की आज़ादी के लिए सिर्फ नेताओं ने ही काम नहीं किया है प्यारे विद्यार्थियों, देश की जनता ने भी काम किया है। देश में महान महान क्रांतिकारी हुए हैं, चाहे हम बात करें भगत सिंह की, चाहे बात करें राजगुरु सुखदेव की, या फिर हम बात करें अरविंद घोष की बात करें, बटुकेश्वर दत्त की बात करें, राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें, जतिन दास की बात करें, और ऐसे तमाम जो हमारे क्रांतिकारी हुए हैं उन सब के लिए अगर हम सोचें या उनकी बात करें तो बहुत सारे लोग हुए हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, सर आप ये सब चीज़ें हमें क्यों बता रहे हैं, तो एग्जाम में आनी क्या प्यारे विद्यार्थी, इसीलिए मैं ये सेशन लेकर के आया हूं कि ये एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं और हम गलती कर देते हैं, हम केवल पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय आंदोलन को, और टीचर्स भी यही बताते हैं। मैं आप सभी जितने भी टीचर्स हैं वो भी अगर सेशन को सुन रहे हो तो आप ये गलती मत कीजिए। आप भी विद्यार्थियों को पूरा इतिहास पढ़ाइए और इनमें से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं।
जैसे अगर आप नेशनल मूवमेंट को पढ़ाते हैं तो नेशनल मूवमेंट के साथ साथ इन चीजों को भी लेकर के चलना है। काकोरी कांड कहाँ हुआ था, कब हुआ था, क्या उसकी भूमिका रही थी, आपको ये सारी चीजें भी बतानी है। भगत सिंह ने किस तरीके से सैंडर्स की हत्या की थी ये भी बतानी है। भगत सिंह को किस तरीके से छलावे के माध्यम से फांसी दी गई थी ये भी आपको बताना है। ये सारी चीजें आपको जनता के सामने रखनी है। जतिन दास जिसने भूख हड़ताल की थी अत्याचार के विरोध में और मृत्यु हो गई थी जेल के अंदर, ये भी बातें आपको उनको बतानी चाहिए और ये आजकल एग्जाम में पूछी जाने लगी हैं। चलिए तो इन्हीं सारी चीजों के विषय में हम मॉडर्न हिस्ट्री के सेकंड पार्ट के जो दो पहलू हैं, पहला पहलू है हमारे नेतागण जिनमें से आपको विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने को मिलेंगे और दूसरा पहलू है हमारा क्रांतिकारी। इन्हीं क्रांतिकारियों से लेकर के आज मैं आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं और हम इनको समझेंगे और बहुत अच्छे प्रश्न यहां से बनने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए हुए मैं आज का ये सेशन शुरू करता हूं। देखिए सबसे पहला आप सभी के सामने प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया? आप सभी को दिख रहा होगा प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया? आंसर है आपका विनायक दामोदर सावरकर। वीर सावरकर के नाम से भी हम जिनको जानते हैं, प्रखर हिंदू राष्ट्र की मांग रखने वाले वीर सावरकर जो थे, इन्होंने प्रखर हिंदू राष्ट्र की मांग रखी हुई थी और इन्होंने 1900 ईस्वी में यह मित्र मेला नाम का एक संगठन बनाया था। तो मित्र मेला नाम का संगठन वीर सावरकर जी के द्वारा 1900 ईस्वी में बनाया गया। आगे चल करके इन्हीं महानुभावों के द्वारा एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था अभिनव भारत संघ। ये अभिनव भारत संघ प्यारे विद्यार्थियों भारत में क्रांतिकारी नव युवकों को पैदा करने का काम करता था और अभिनव भारत संघ की स्थापना करने के बाद बहुत सारे क्रांतिकारी जो लोग थे वो उनसे जुड़ते गए और क्रांतिकारी जुड़ते जुड़ते धीरे धीरे आगे करके विशाल क्रांति की ज्वाला भारत देश में फूट पड़ती है। ये ऐसे ही जो हमारे सावरकर महोदय थे, वीर सावरकर के नाम से जिनको हम जानते हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। सावरकर जी जो थे यहाँ से लंदन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये भारत में लौटते हैं। इनके अंदर क्रांतिकारी के गुण फूट जाते हैं और ये विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हैं। इन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था और 1857 की क्रांति को लेकर के इन्होंने एक किताब भी लिखी हुई थी जो अंग्रेजों की पोल खोलती है और इस तरीके से अंग्रेजों के प्रखर विरोधी और प्रखर हिंदू राष्ट्र के प्रणेता माने जाने वाले वीर सावरकर जी रहे। इनसे संबंधित आगे भी आपको प्रश्न मिलेंगे, इसलिए मैंने ये सारी बातें आपको बताई हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है आपके सामने, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध निम्न इनमें से किसके साथ है? तो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था 1908 में और 1908 में ये इनमें से किससे संबंधित है? देखिए सावरकर जी तो है नहीं, अजीत सिंह जी है नहीं, विपिन चंद्र पाल ये भी नहीं है। आंसर है हमारा प्रफुल्ल चाकी। देखिए प्यारे विद्यार्थियों आंसर इसका रहेगा प्रफुल्ल चाकी। एक सेकंड रुकिए जरा, ये हाँ जी अब क्लियर हो गया, ये है प्रफुल्ल चाकी जी। और आपने नाम सुना होगा दो लोगों का, एक व्यक्ति हैं खुदीराम बोस, खुदीराम बोस और नंबर 2 हैं प्रफुल्ल चाकी। देखिए घटनाक्रम क्या है, मुजफ्फरपुर में 1908 में एक घटना घटती है। घटना क्या थी, एक व्यक्ति थे लॉर्ड किंग्सफोर्ड। लॉर्ड किंग्सफोर्ड को यहां मुजफ्फरपुर जो है आपका यूपी में है, तो यहां पर भेजा जाता है जज बना करके। तो जज बना करके मुजफ्फरपुर में लॉर्ड किंग्सफोर्ड को भेजा जाता है और लॉर्ड किंग्सफोर्ड जो थे ये बहुत ही थोड़ा सा क्रूर प्रकार के व्यक्ति थे। भारतीयों को किसी भी प्रकार से ये अपने अंदर में नरमता नहीं रखते थे और बुरी से बुरी सजा देने का प्रयास करते थे। जैसे ही ये बात पता चली प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को, ये प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम जो बोस थे ये क्रांतिकारी संगठनों से जुड़े हुए थे। प्यारे विद्यार्थियों इन लोगों ने क्या किया कि अब इनको काम दिया गया, ये काम मिला कि भाई आपको जाकर के लॉर्ड किंग्सफोर्ड पर आक्रमण करना है, बम धमाका करना है।
यहाँ खुदीराम बोस को बम मिला और इनको पिस्तौल मिली और साथ में प्रफुल्ल चाकी जो है इनको भी पिस्तौल दी गई। लॉर्ड किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम गिराया जाता है, लेकिन लॉर्ड किंग्सफोर्ड जो होता है ये बच जाता है प्यारे विद्यार्थियों। आगे चल करके पुलिस भागती है दोनों के पीछे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के पीछे। प्रफुल्ल चाकी को लगता है कि अब तो हम फंस गए हैं, पुलिस ने हमें घेर लिया है। जो पिस्तौल दी जाती है वो प्रफुल्ल चाकी स्वयं को मार लेते हैं, जबकि खुदीराम बोस गिरफ्तार हो जाते हैं। खुदीराम बोस को आगे चल करके फांसी दे दी जाती है 19 वर्ष की अवस्था में। प्यारे विद्यार्थी 19 वर्ष की अवस्था में सबसे कम उम्र के ऐसा क्रांतिकारी हुआ जिसको फांसी की सजा दी गई, वो थे खुदीराम बोस। इनका नाम आपको याद रख लेना है। तो मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंध किसका, ये प्रश्न आपके आगे फिर आ जाएगा, इसलिए मैंने ये कहानी आपको बता दी है जिससे आपको दिक्कत नहीं हो, आपको बार बार कैरेक्टर याद नहीं करना पड़ेगा। आगे हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर, और तीसरा प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का गठन किया था। 1905 में, देखिए फिर प्रश्न आ गया, 1905 में अभिनव भारत का गठन किया था। अच्छा, कहां पर यह गठन किया गया था? तो ये महाराष्ट्र के अंदर यह गठन किया गया था। आप में से जो भी आप सभी देख रहे हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था अभिनव भारत नामक संस्था का गठन किसने किया था। तो किसके द्वारा ये गठन किया गया था? ये क्रांतिकारी संस्था थी और इसका गठन किसने किया था? आप कमेंट करके बताते जाइए। आप जुड़िए, बिल्कुल तरीके से आप सुनते जाइए और आप कमेंट करते जाइए। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको व्यवस्थित तरीके से घर बैठे आनंद आएगा, वैसे ही जैसे आप जाकर क्लास में पढ़ते थे। ठीक है, तो चलिए, अभिनव भारत संस्था का गठन कहां पर किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था। बढ़ते हैं हमारी अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। देखिए बार बार ये प्रश्न क्यों आ रहे हैं सर, एक ही टाइप के प्रश्न क्यों बार बार दिए जा रहे हैं? इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, एक ही टाइप के। सबसे पहले आज हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एक ही पर्सन से रिलेटेड, एक ही संस्था से रिलेटेड जब 2-4 प्रश्नों में आपसे प्रश्न कराऊंगा तब जाके आपको लगेगा और वो प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगे। हमारा ये उद्देश्य है, क्योंकि ये प्रश्न याद नहीं होते हैं, इसलिए ये कर रहा हूं। चलिए, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। किसने किया था? सब जानते हैं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बीडी सावरकर जी, बीडी सावरकर जी, बीडी सावरकर जी। विनायक दामोदर सावरकर जी ने क्या किया था? विनायक दामोदर सावरकर जी ने यहां पर अभिनव भारत नामक संस्था बनाई थी। ये कैसी संस्था थी? तो ये जो संस्था है ये क्रांतिकारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी? क्रांतिकारियों की संस्था थी। ठीक है, चले फिर आगे। समझ आ रहा होगा आपको? अगर जहां नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तब मैं आपको यहां पर और क्लियर कर दूंगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। शायद ये अगला वही प्रश्न आ गया है आप सभी के सामने। चलिए अगली स्लाइड ले लेते हैं, और अगली स्लाइड है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। यहां पर युगांतर पार्टी के नेतृत्व की बात आ रही है प्यारे विद्यार्थियों। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। आंसर आप सभी को यदि पता हो तो आप दीजिए। इनमें से आपके पास 4 ऑप्शन हैं। जितेंद्र नाथ मुखर्जी ने, सचिंद्र सान्याल ने, रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। आई थिंक, मुझे लगता है कि आप लोगों को नहीं पता है, और बता देता हूं, पता हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन आंसर इसका रहेगा जितेंद्र नाथ मुखर्जी। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। यहां पर एक समिति बनी थी बंगाल के अंदर जिसका नाम है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के अंदर कुछ लोग काम कर रहे थे जिनका नाम था यहां पर अरविंद घोष। आपने नाम सुना होगा अरविंद घोष जी का। अरविंद घोष। नंबर 2 पर बारिंद्र घोष। बारिंद्र घोष और इनके अन्य साथी काम कर रहे थे। अनुशीलन समिति से ही आगे चल के प्यारे विद्यार्थियों कुछ मतभेद हो जाते हैं इन लोगों के, और आगे चल कर के ये लोग एक पार्टी बनाते हैं और इसका नाम रहता है युगांतर पार्टी। ये कोई भी, जहां जितनी भी हम पार्टियों की बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं बनी हुई हैं। ये सारी की सारी संस्थाएं
सारी की सारी पार्टियां यहां पर केवल और केवल भारत की आजादी और क्रांतिकारी संगठन बने हुए हैं। तो ये इसका आंसर रहेगा आपका जितेंद्र नाथ मुखर्जी। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो जितेंद्र नाथ मुखर्जी ने किया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, बारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। प्रश्न आपके सामने, बारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। अभी मैंने आपको कुछ चीजें बताई। एक व्यक्ति थे अरविंद घोष, दूसरे थे बारेंद्र घोष, और इन्हीं बारेंद्र घोष के क्रियाकलापों के माध्यम से बंगाल में क्या हुआ? तो बंगाल में एक पार्टी का गठन किया गया जिसका नाम था अनुशीलन समिति। तो सर आप तो कह रहे थे अभी कि इन्होंने युगांतर नाम की पार्टी बनाई थी। युगांतर नाम की पार्टी प्यारे विद्यार्थियों कुछ समय बाद बना ली थी। पहले तो क्या किया था? पहले इन्होंने अनुशीलन पार्टी बनाई थी। चलिए बता देता हूं। आप सभी ने नाम सुना होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का नाम आप सभी ने सुना होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे, उन्होंने उनके आदर्शों पर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो थे उनके आदर्शों पर चल करके जो एक संस्था बनाई गई, उस संस्था का नाम यहां पर रखा जाता है अनुशीलन समिति। उस संस्था का नाम क्या रखा जाता है? उस संस्था का नाम रखा जाता है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति जो यहाँ पे बनी, इसका काम जो था क्रांतिकारियों के दल को पैदा करना, उनमें एक नई ताकत भरना, नया जोश भरना था। आगे चल करके इसी का विस्तार होता है और वास्तविक रूप ये जो पार्टी लेती है अनुशीलन समिति, ये कब लेती है? जब बारेंद्र कुमार घोष इसमें आते हैं। लेकिन बारेंद्र कुमार घोष धीरे धीरे इसके लिए काम करते रहते हैं। आगे चल के इनको लगता है कि ये जो संगठन है हमारे अनुसार काम नहीं कर रहा है, तब जाकर के ये युगांतर नाम की एक अगली पार्टी बना लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हीं आदर्शों की पूर्ति यहाँ पर जो की जानी है, उसके लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम क्या था? जिसका नाम यहाँ पर था अनुशीलन समिति। और अनुशीलन समिति में जान किसने डाली? बारेंद्र कुमार घोष ने। इसी कारण से बारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन पार्टी को यहां पर बनाया। लेकिन यही आगे चल करके इनका मतभेद हो जाता है और युगांतर नाम की पार्टी बनाने को मजबूर हो जाते हैं। कौन? बारेंद्र कुमार घोष। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। चलें फिर थोड़ा सा आगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? देखो बार बार इसी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। बारेंद्र कुमार घोष ने तो जान झोंकी थी, बारेंद्र कुमार घोष ने अनुशीलन समिति में जान झोंकी थी, लेकिन यहां पर संस्थापक कौन थे? प्यारे विद्यार्थियों, मुझे लग रहा है कि आप थोड़ी देर में कहोगे सर हम तो घूमे जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, कभी कुछ बता रहे हो कभी कुछ बता रहे हो। यही बड़ा कंफ्यूजन है। संस्थापक कौन है, उसका नेतृत्व किसने किया, जान किसने डाली, ये बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसीलिए ये सेशन लेकर के आया हूं। तो 1902 में पी मित्रा जी ने इसकी स्थापना की थी अनुशीलन समिति की। तो सबसे पहले अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में किसने की? पी मित्रा ने की। नंबर 2, इसमें जान किसने झोंकी? तो बारेंद्र घोष ने जान झोंकी। फिर बारेंद्र घोष ने ही आगे चल कर के मतभेद होने पर अगली पार्टी बना ली, युगांतर पार्टी। अच्छा, अनुशीलन जो पार्टी हमारी यहाँ बनी थी, वह अनुशीलन पार्टी विद्यार्थी जो थी वो किसके कहने पर चल रही थी या किसके उपदेशों को मान के चल रही थी? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो थे, उनके उपदेशों को मान करके, उनके आदर्शों पर यह पार्टी चल रही थी। अब क्लियर हुआ? ऊपर से लेकर नीचे तक 4-5 क्वेश्चन बन गए। चलिए, ऐसे ही रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे, तभी तो मैं कह रहा हूं ये सेशन देखना बहुत जरूरी है। आप बार बार देखिए इसको, रिवीजन कीजिए बार बार इसका। चलिए, बारेंद्र घोष किससे संबंधित हैं? अब बारेंद्र घोष किससे संबंधित हैं बताइए? अभिनव भारत संस्था, ये तो हो नहीं सकता। देखिए, अनुशीलन समिति, आंसर तो इसका यही राइट है। प्रार्थना समाज, ये नहीं है।
अभिनव भारत संस्था जो है वो हम पहले पढ़ के आए हैं, बीडी सावरकर जी हैं उसके, और स्वदेश बांधव समिति ये यहाँ पे नहीं आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बारिंद कुमार घोष किससे संबंधित हैं, अनुशीलन समिति से संबंधित हैं। आप कहेंगे सर एक ही प्रकार के क्वेश्चन बार बार क्यों लाए जा रहे हैं, तो बच्चे आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए और अच्छे से याद कराने के लिए ये बार बार एक ही प्रकार के प्रश्न में दे रहा हूं, जिससे आपके दिमाग में कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है, चलें आगे। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया, अभी बताया था, 2 लड़के थे, हम तो लड़के कह रहे हैं लेकिन उस समय के तो बड़े क्रांतिकारी वीर योद्धा जिनको कहा जाना चाहिए, और खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, लॉर्ड किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था, याद आया क्या, 1908 में। कब फेंका था, 1908 में। चले फिर आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है, देखिए, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना प्यारे विद्यार्थियों 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय नागपुर में है, नागपुर महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। विचारधारा क्या है, राष्ट्र सेवा की विचारधारा है, और साथ में हिंदुत्व जो है इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं आरएसएस के विषय में, आप सभी को पता है। चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं, और अगली स्लाइड है हमारी, प्रश्न है आपके सामने, देखिए फिर प्रश्न आ गया। अनुशीलन समिति थी, किसके लिए थी, नारी उत्थान के लिए, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए, मजदूरों के कल्याण की रुचि के लिए, या एक क्रांतिकारी संगठन। आंसर क्या होगा, एक क्रांतिकारी संगठन। अभी पढ़ते आ रहे हैं, केवल अनुशीलन पार्टी तो पढ़ रहे हैं जब से, ठीक है, तो आंसर आ गया आपका अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। बढ़े फिर आगे, चलिए अगला देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण, प्यारे विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आया है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। अब मैं नहीं बताऊंगा, पहले आप बताओ, कमेंट कीजिए। जितने लोग देख रहे हैं आप सभी को पता होगा, तो आप कमेंट कीजिए सबसे पहले। लोकमान्य तिलक, चाहे सही हो चाहे गलत हो, कुछ भी हो, आप कमेंट कीजिए सबसे पहले। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस, ये जो विशेषण दिया गया किस आंदोलन के दौरान इनको दिया गया था, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए मैं बता देता हूं आपको, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन 1916 में भारत में हुए, नंबर 1। इसमें नेतृत्व सबसे पहले किसने किया था, तो आप सभी लोग जानते होंगे, एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड की महिला थी, जिनका नाम था एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट जो थी, इन्होंने क्या किया था, भारत में होम रूल आंदोलन चलाए थे। और होम रूल आंदोलन चलाने के बाद इसमें दूसरे नेता जो आए थे वो आए थे बाल गंगाधर तिलक, और तिलक के इन्हीं प्रयासों के कारण ही भारत में उनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो लोकमान्य तिलक, तो लोकमान्य की उपाधि कब मिली, तो लोकमान्य की उपाधि यहां पर होम रूल आंदोलन के माध्यम से मिली। याद कर लीजिए, बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन से इनको क्या मिला, इनको लोकमान्य की उपाधि मिल गई। चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, देखिए अब दिख रहा होगा आप सभी को। अच्छा, प्रश्न ही काफी बड़ा है, पढ़ लेते हैं एक बार इसको। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है। अब क्रमशः इनको पढ़ते जाएंगे। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, बिल्कुल राइट है, अभी बताया था मैंने आपको। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी। जी हाँ विद्यार्थियों, मेजनी जो थे ये इटली के थे मेजनी, और ये वहाँ के राजनेता भी थे, और साथ साथ इटली के एकीकरण में इनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा। और ये ऐसे क्रांतिकारी बड़े बड़े नेताओं के बहुत बड़े फैन थे वीडी सावरकर जी, इन्होंने इसलिए मेजनी की जो आत्मकथा है वो भी यहाँ पर लिखी, सॉरी यहाँ पे इन्होंने मेजनी की जीवनी भी लिखी हुई थी। और आगे थोड़ा सा बात करें हम, तो तीसरा, उन्होंने भारत
का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक भी लिखी, जो 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो जी हाँ विद्यार्थियों, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नाम की एक किताब भी इनके द्वारा यहाँ पर लिखी जाती है। ये जो किताब है बहुत प्रसिद्ध हुई है, और ये जो पुस्तक थी इसके बारे में बता दूं, ये ब्रिटेन में जाकर के उस समय ये देश विदेश में अंग्रेजों से छुप करके भाग भी रहे थे, और साथ साथ उनके खिलाफ षड्यंत्र भी रच रहे थे। और वहां पर जाकर के ब्रिटेन की लाइब्रेरियों से जाकर के वहां से इन्होंने गुप्त सूत्र से पता निकाला कि वास्तविकता में क्या क्या जातियां हुई थी 57 की क्रांति में, और फिर जाकर के उन्होंने ये किताब लिखी हुई थी। देखिए, और अगला थोड़ा सा हम इनके विषय में बात कर लेते हैं। ये भी पॉइंट सही रहा, तीसरा पॉइंट भी सही था। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद गए थे। जी हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। जब अंग्रेजों ने इनको पकड़ रखा था और इनको एक स्थान से दूसरे स्थान लाया जा रहा था, समुद्र के रास्ते ही आ रहे थे, और ये सोच के बहाने जो होते हैं थोड़ा सा आगे जाते हैं जहाज में और जहाज से कूद जाते हैं। और आंसर आपका रहेगा 1, 2, 3 और 4, ये आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिली और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहा, तो इसको आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा, दोबारा सुनिएगा इसको। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं हम। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, और ये है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सजा से बच गया? तो काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सजा किसको नहीं हुई? देखिए, काकोरी षड्यंत्र कांड में अशफाक उल्ला खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे और रोशन सिंह थे। ये सभी लोग तो आगे चल करके इनको फांसी की सजा दी जाती है। जो राम प्रसाद बिस्मिल है, इनको गोरखपुर में फांसी की सजा दी जाती है। जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं, आजाद एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी हुए जो कभी अंग्रेजों की गिरफ्त में नहीं आए। और आजाद जो थे, इन्होंने इलाहाबाद के इल्बर्ट पार्क में जाकर के, जब ये चारों तरफ से पुलिस से घिर जाते हैं, अंग्रेजी पुलिस से घिर जाते हैं, तो अपने आप को गोली मार लेते हैं। और अंतिम शब्द इनके थे, मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। एकमात्र क्रांतिकारी ऐसे हुए जिनको अंग्रेज कभी पकड़ नहीं पाए। तो ऐसे इस तरीके से पढ़ेंगे आप। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन भी आ जाता है तो आपको डरने घबराने की चिंता नहीं है। बड़े आनंद से सब कुछ पढ़ा है हमने, कुछ भी नहीं छोड़ा है, मस्ती से पढ़ेंगे, सब कुछ याद होगा। चलें फिर आगे, आंसर हमारा हो जाएगा डी, चंद्रशेखर आजाद। बढ़े फिर आगे, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? अभी बताया था मैंने, जस्ट ही बताया था थोड़े से पहले कि राम प्रसाद बिस्मिल जी जो हैं, इनको फांसी कहाँ दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल जी को यहाँ पर फांसी दी जाती है गोरखपुर की जेल में, गोरखपुर यूपी की जेल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी राम प्रसाद बिस्मिल जी से आगे और काफी सारे फैक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे, तब आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा था? अब काकोरी षड्यंत्र केस का दोबारा प्रश्न आ गया है। अब आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड 1925 में हुआ था। 1925 में 9 अगस्त की ये घटना है। 9 अगस्त 1925 को प्यारे विद्यार्थियों, लखनऊ से सहारनपुर जा रही एक शाही खजाने की ट्रेन होती है, और उस ट्रेन को हमारे क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया जाता है। हमारे क्रांतिकारी भी उसको क्यों लूटते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे क्रांतिकारी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक उग्र बगावत करना चाहते हैं, और उस उग्र बगावत करने के लिए उनको हथियारों की आवश्यकता थी। वे क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारियों को हथियारों की आवश्यकता थी। हथियार धन से आते हैं, और धन उस समय सब लूट लिया था अंग्रेजों ने। इसलिए क्रांतिकारियों ने सोचा कि तुमने हमारा धन लूटा है, हम तुम्हारा धन लूटेंगे। तो फिर ये जाकर के अंग्रेजों के धन को लूटते हैं। और ताज्जुब की बात देखिए, ये लूट करने के लिए चले जाते हैं उन बड़े बड़े बक्सों को। काकोरी नामक एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर ट्रेन रुकती है, और जैसे ही चलने लगती है तो चैन खींच दी जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, ऐसे 10 क्रांतिकारियों पर ये जिम्मेदारी दी जाती है। और ये जिम्मेदारी होती है कि आपको ये धन खजाना लूट करके लाना है। होता क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये लोग
लूटने लग जाते हैं, बड़े बड़े बक्से खोलते हैं और खोल के उनका जो धन होता है वो लेकर के बड़ी बड़ी चादरें ले जाते हैं, उनमें लेकर के आते हैं। आगे चल के जैसे इन्होंने एक बड़ी गठरी बांधी और बड़ी गठरी बांधते ही आगे ट्रेन जो होती है चल जाती है। काफ़ी गठरियाँ जो होती हैं वो फेंक दी जाती है नीचे, लेकिन जो बड़ी गठरी होती है वो उठाते ही हैं, इतने में ट्रेन चल जाती है और फिर इनको भाग करके आना पड़ता है। वो चादर वहीं पर छूट जाती है, वो गठरी बड़ी सी वहीं पर छूट जाती है और आगे चल के प्यारे विद्यार्थियों उसका पता लगाया गया और धोबी से पूछा गया ये कहाँ की जो चादर है, कहाँ की चादर है, पता लगाया गया। काफ़ी पता लगाने के बाद ये पता चला कि बिस्मिल जी की वो चादर थी और इस तरीके से तो सारे लोग जो होते हैं वो पकड़े जाते हैं और राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर की जेल में सजा फांसी की सजा दी जाती है। तो राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, रोशन सिंह भी थे, अशफाक उल्लाह खां भी थे, लेकिन भगत सिंह जी इससे नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, भगत सिंह जी का रोल आगे आएगा। चलिए आंसर हमारा सी रहेगा। तो आपको उम्मीद है ये पसंद आया होगा ये प्रश्नों और इसकी जानकारी। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। देखो फिर से ये वही घटना आपके सामने दोहराई जा रही है। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो अभी आपको मैंने बता दिया है। बोलो सारे, कमेंट कीजिए। 1925। समय भी बता दीजिए। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। सबको याद है। चले फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो सरकारी वकील कौन बना हुआ था? वकील भी नहीं थे। किसको वकील किया जाए? सरकारी वकील ही बनने थे। तो सरकारी वकील भी कौन बने? तो एक व्यक्ति की दया हो गई जो थे जगत नारायण शुक्ला जी की कृपा हुई और ये वकील बन जाते हैं। वकील ही कोई नहीं था हमारी तरफ से, बड़ी मुसीबत थी उस समय में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो आपको अभी मैंने बताया था इसमें काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल जी जो हैं और इनको फांसी पर चढ़ा दिया था। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी कांड के मामले में फांसी पर चढ़ाया? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी पर चढ़ाया हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपको इन्हीं में से घटनाओं में से बार बार प्रश्न मिलेंगे, तो आपकी ये क्रांतिकारियों वाला जो पूरा का पूरा चैप्टर है अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। अब दिख रहा होगा, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? आप बता सकते हैं। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, आपको अगर याद हो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और अगर ये लाइनें आपको नहीं पता है किसने लिखी हैं तो आई थिंक थोड़ा सा जीके का लेवल बढ़ाओ यार, कुछ ना कुछ करो। ऐसे तो जीवन निकल ही चला जाएगा। कब तक यूं पबजी FB व्हाट्सएप करते करते जीवन बिताओगे? थोड़ा सा तो आगे बढ़िए, इन क्रांतिकारियों के बारे में पढ़िए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल जी की ये पंक्तियां हैं। और बिस्मिल जी, ये क्या समय था, ऐसे आज़ादी के दीवाने कि अंग्रेजों से लड़ते जा रहे हैं, वो जेल में ले जा रहे हैं, वो कोर्ट में ले जा रहे हैं, अंग्रेजों को उंगलियां दिखा रहे हैं, अंग्रेजों की आंख में आंख डाल करके उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। और जब बिस्मिल जी को पकड़ करके यहाँ से जेल से और कोर्ट की ओर ले जाया जाता है तो उस समय पे जो पुलिस वाला रहता है वो इस तरीके से डराने का प्रयास करता है। बिस्मिल जी गाड़ी में बैठते हो आंखें दिखाते हुए ये कहते हैं उससे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये ऐसे आज़ादी के दीवाने हुए, कैसे भूल जाएं हम इनको। चलिए राम प्रसाद बिस्मिल जी की ये कविताएं हैं। एक कविता और है, आपको याद हो तो बताइएगा जरूर, कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सचिंद्र सान्याल और सचिंद्र सान्याल ने इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1924 में। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूं, आगे के प्रश्न जो होंगे वो आपको यहां पर दिखाई देंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे माफ कीजिए, मैंने 1920 पर टिक लगा दिया है, तो आप लोग थोड़ा सा ये भी देखते रहिएगा, जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी हो जाता है फ्लो में, ऐसा भावनाओं में हम भी बह जाते हैं, क्या करें। तो 1924 में
किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो 1924 में सचिंद्र सान्याल जी ने इसकी स्थापना की थी। थोड़ा सा बैकग्राउंड सुन लीजिए। हुआ क्या था, 1924 में इसकी स्थापना की गई। साथ में थे चंद्रशेखर आजाद और अन्य साथी भी थे। धीरे धीरे आपने 1925 का काकोरी कांड देखा। काकोरी कांड में ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था ये ध्वस्त हो जाता है पूरी तरीके से, लेकिन आगे चल के चंद्रशेखर आजाद जो होते हैं इसको पुनर्गठित करते हैं। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन करके ये नया संगठन फिर से बनाया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा भूमिका रहती है भगत सिंह जी की। और भगत सिंह जी जो होते हैं नौजवान भारत सभा का इसमें विलय कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये जानकारी आपको अगले प्रश्नों में बहुत मदद करने वाली है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न आपके सामने है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। अभी बात आ गई, सबसे पहले था हिंदुस्तान, अच्छे से पढ़िए इसको, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पहली थी 1924 वाली। ये दूसरी है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये सोशलिस्ट जुड़ गया ना इसमें। ये कब हुआ? 1928 में। अच्छा, बी आर अम्बेडकर जी हो नहीं सकते, भगत सिंह जी जो हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, जयप्रकाश नारायण हैं। तो जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस और बी आर अम्बेडकर ये हो नहीं सकते हैं। आंसर क्या रहेगा? आंसर इसका भगत सिंह। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, आगे फिर आप कंफ्यूज होंगे। क्या लिखा है? संस्थापक नेताओं में से एक थे, तो संस्थापक नेताओं में से भगत सिंह जी थे। बढ़े फिर आगे, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में साथ दिया था? अब ये पहले वाला पूछ रहे हैं, सोशलिस्ट नहीं जुड़ा है इसमें। रास बिहारी बोस, यहाँ पे रास बिहारी बोस होना चाहिए, राम बिहारी बोस लिखा हुआ है। रास बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जी जो थे यहाँ पर साथ में थे, जो पहले सचिंद्र सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, चल बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा आगे और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई थी? देखिए, जिसमें सोशलिस्ट लगा हुआ है उसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी। सोशलिस्ट लगा हुआ है, इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जो रिपब्लिकन, ओनली रिपब्लिकन है, उसकी स्थापना कहां हुई थी? तो उसकी स्थापना भी अपन अगले प्रश्न में देख लेते हैं। और छोटे छोटे से प्रश्न बनने वाले हैं, यही प्रश्न आपको एग्जाम में बड़े परेशान करेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की, किसने गठित की? अभी पूछा था कहां गठित हुई, अब गठित किसने की? तो ये गठित किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद जी ने। मैंने बताया था आपको कि चंद्रशेखर आजाद जी ने इसको पुनर्जीवित किया था जब काकोरी कांड के बाद यह असफल हो गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी, किस शहर में की गई थी? तो कानपुर शहर में की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कानपुर में, जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां की गई थी? आगे चल के दिल्ली में की गई थी। तो बाद वाले की दिल्ली में और पहले वाले की कानपुर में। पहले वाले की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र सान्याल ने। और बाद वाले की यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी ने। ये छोटे छोटे से प्रश्न हैं, लेकिन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और यहीं से विद्यार्थियों से प्रश्न नहीं बनते हैं। थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ बना हुआ है? तो भगत सिंह जी का स्मारक फिरोजपुर में स्थित है, भारत पाकिस्तान की सीमा पर। ये एक छोटा सा गांव है नदी किनारे, और फिरोजपुर में ये उनका स्मारक बना हुआ है। चलिए थोड़ा सा आगे अपन बात कर लेते हैं, और यहाँ पर 1 मिनट का समय लूंगा। अच्छा, व्यवस्था हो गई है, लाइट चली गई है विद्यार्थियों, तो थोड़ा सा यूपीएस स्टार्ट कर लूं और उसके बाद हाँ, बात कर रहे थे हम यहाँ पर भगत सिंह जी के विषय में। देखिए, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती हैं कभी कभी, इसको भी हमें फेस करना पड़ता है।
और जीवन की समस्याएं यही हैं कि हम जैसा चाहते हैं और जब चाहते हैं वैसा होता नहीं है, कोई ना कोई समस्या जरूर इसमें आ जाती है। तो दो चार संस्थाओं के नाम हम तब तक रिकॉल कर लेते हैं। अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की थी? बी.डी. सावरकर जी ने। लाइट भी आ गई है। और उसके बाद अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? पी. मित्रा ने। अगर अगली बात हम करें और आगे की, तो यहाँ पर सचिंद्र सान्याल द्वारा कौन सी पार्टी की स्थापना की गई थी? तो सचिंद्र सान्याल जो थे, इनके द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। जबकि अगली अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो स्थापना की, चलिए अपन अब आ जाते हैं अपनी पीपीटी पर। और क्रांतिकारी आंदोलन हम पढ़ रहे थे और क्रांतिकारी आंदोलनों में लगभग 28 प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों हम कर चुके हैं। पीडीएफ खुलते ही हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए शायद 28 हो गए थे, आप लोग बताइएगा जरा, कमेंट कीजिए कितने हो गए थे। शायद 28 प्रश्न यहाँ पर हम पढ़ चुके थे और 28वां प्रश्न ही हम यहाँ पर देख रहे थे। ये 29 हो गया, 28। भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? हमने अब देख लिया था, फिरोजपुर में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? ये पहले वाला है। अब आपको मैं पहले वाला और दूसरा वाला बता रहा हूँ क्योंकि आप याद तो रख नहीं पा रहे हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन मतलब पहले वाला, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन मतलब बाद वाला। तो ये इसमें भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे, रामप्रसाद बिस्मिल भी थे, लेकिन शिव वर्मा ये नहीं थे। आंसर हमारा डी हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है आपके सामने, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? ये तो बिल्कुल मुझे नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है, आप ही बता दो। इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था भाई? इंकलाब जिंदाबाद का नारा यहां पर किसने दिया था? भगत सिंह ने। अरे कमेंट करो, ये भी बताना पड़ेगा क्या? भगत सिंह जी ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। चलिए, तो ऐसी बेसिक बातें तो आप याद रखो, ये बतानी पड़ेगी क्या? चलिए अगली स्लाइड पे आ जाते हैं हमारी। किसने कहा था, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। और ये बात यहाँ पर हमारे प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो थे बाजिद अली शाह जी, और बाजिद अली शाह जी ने अपनी शहादत के समय ये बात उस समय कही थी। चलिए, बहुत सारे आज़ादी के दीवाने और बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं जिनको हम थोड़ा सा आज उन्हीं को याद कर रहे हैं और उन्हीं के विषय में बहुत सारी बातें पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में भी आने हैं और हमें इन्होंने आज़ादी दिलाई। निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में अप्रैल 8, 1929 को बम फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए केंद्रीय विधानसभा में किसने बम फेंका था? खाली कुर्सियों पर बम फेंका था प्यारे विद्यार्थियों। कौन है? हमारे भगत सिंह जी, बटुकेश्वर दत्त जी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। बहरी सरकार को सुनाने के लिए ये भगत सिंह जी के द्वारा, भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी के द्वारा ये काम किया गया था। चलें फिर आगे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, समय कम है, हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? ये तो आपको पता होगा, बताओ जल्दी जरा, कौन थे? खुदीराम बोस जी। खुदीराम बोस जी, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस क्या थे? आपको पहले स्टार्टिंग में इसकी कहानी सुना चुका हूं। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीद, 19 वर्ष की अवस्था में इनको फांसी दी गई थी, मुजफ्फरपुर में फांसी दी गई थी इनके लिए। और कसूर क्या था? तो कसूर आपको मैंने बता ही दिया है। लॉर्ड किंग्सफोर्ड की जो गाड़ी थी उस पर इन्होंने बम फेंका था, लेकिन वो बच गए थे, फिर भी यहाँ इनको फांसी दे दी गई। चलिए अगला प्रश्न हमारा, चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था? तो चटगांव आर्मरी रेड जो थी उसमें सूरसेन जी, एक महान क्रांतिकारी हुए सूरसेन जी, और इन्होंने वर्तमान बांग्लादेश में एक जगह है चटगांव, यहाँ पर अंग्रेजों ने अपने शस्त्रागार बनाया हुआ था। यहाँ पर वो अपने सारे शस्त्रों को इकट्ठा करके रखे हुए थे। अब हुआ क्या, आगे चल कर के इन क्रांतिकारियों ने सूरसेन जी के नेतृत्व में आकर के और उस स्थान पर हमला कर दिया और ब्रिटिश सरकार के ये सभी हथियार वहाँ से लूट लिए। तो बड़े साहसी और वीर ये लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा,
1935। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई, ये तो याद होगा आपको, बताइए जरा। 31, 32, 33, 34 कौन सा होगा? सब 23 मार्च है। 23 मार्च 1931। प्यारे विद्यार्थियों, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई। 23 मार्च 1931 याद करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबा आयोजित किया था? अभी बताया जस्ट, एक ही प्रकार के दो प्रश्न आपको मिल रहे हैं। सूरसेन जी, सूरसेन जी, सूरसेन जी, चटगांव सूरसेन, चटगांव सूरसेन, ऐसे याद करो जीके में, चटगांव सूरसेन, चटगांव सूरसेन। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर कुछ घटनाएं दी हैं, उनके ईयर दिए हुए हैं। पहला है हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, राइट है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916, 1930, 1916 में एक बार योजना बनी थी, 1930 में पुनः ये काम किया गया। काकोरी कांड षड्यंत्र प्रकरण 1924 है कि 25 है? 25 आना चाहिए, ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है डी। बढ़े आगे, चलिए अगला प्रश्न हमारा, और अगला प्रश्न है आपके सामने, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? यहाँ ये इतने महान विचारक हमारे भगत सिंह जी हो सकते हैं। भगत सिंह जी ने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। तो बढ़ते हैं आगे इन्हीं विचारों के साथ। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी थी? जो उनको वहां पर पुरस्कृत करने के लिए आए थे, उन पर ही गोली चला दी थी। ये बीना दास जी थी प्यारे विद्यार्थियों, ये बीना दास जी थी जिन्होंने बीना दास जी को उनके कॉलेज में दीक्षांत समारोह के समय पे उनको उपाधि देने के लिए आए, उन्हीं गवर्नर पे इन्होंने गोली चला दी थी। तो इस तरीके से आज़ादी के लिए इतनी दीवानी, और बीना दास जी की पिस्तौल एक सिपाही ने पकड़ लिया, सिपाही ने पकड़ के बिल्कुल फिल्मों जैसा सीन हुआ था, गर्दन पकड़ लिया, मुंह दबा लिया और पिस्तौल ऊपर कर ली, तब भी इन्होंने 6 राउंड की फायर की थी बीना दास जी ने। आगे चल के इनको जेल में डाला गया, आज़ादी के बाद ये वहां से मुक्त हो पाई। चलिए आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई? तो लाहौर षड्यंत्र केस में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई? लाहौर का षड्यंत्र क्या था तो आप सभी को पता होगा। लाहौर में जब सैंडर्स नाम के अधिकारी की हत्या कर दी थी, भगत सिंह जी ने लाला लाजपत राय जी का बदला लिया था। उसमें सुखदेव थे, राजगुरु थे, भगत सिंह थे, लेकिन यहाँ पर साथ में बटुकेश्वर दत्त नहीं थे। तो किसको फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त को फांसी यहाँ पर इस मामले में नहीं हुई थी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? अच्छा, ये रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड मतलब इसके पहले भी कई लोगों ने, यहाँ पर कई मुस्लिम भाई हुए जिन्होंने शहादत दी हुई है, लेकिन यहाँ पर पहले जो ऐसे मुस्लिम भाई हुए जिन्होंने ये आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी और इनको रिकॉर्ड में रखा गया। अशफाक उल्लाह खां जी आप जानते हैं, साथ में थे भगत सिंह जी के उसमें जो काकोरी कांड हुआ था, काकोरी कांड में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा अशफाक उल्लाह खां जी का। अशफाक उल्लाह खां जो रहे प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम रहे जो इस तरीके से यहाँ पर शहादत को प्राप्त हुए। अगला देख लेते हैं, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले, अच्छा ये पुनः वही आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी थी? थी की जगह था आना चाहिए, कौन एक उग्रवादी था? इस तरीके से फिरोज शाह मेहता, देखिए कांग्रेस के 2 दल थे, एक तो था नरम दल, दूसरा था गरम दल। और फिरोज शाह मेहता नरम दल के थे, गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के थे, और लास्ट वाला भी नहीं है बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल का आपने नाम सुना होगा। बिपिन चंद्र पाल जो थे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या थे? ये गरम दल के नेता थे। बढ़िए फिर आगे बढ़ते हैं, चलें नेक्स्ट देखिए, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह था, कौन था भाई? ये आप जानते हैं क्या इसके लिए?
जतिन दास। प्यारे विद्यार्थियों, आपने नाम सुना हो, आज़ादी का वो दीवाना जतिन दास भगत सिंह जी के साथ में ये भी अंदर जेल में थे। और उस समय हुआ क्या कि जतिन दास जी ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ जेल में जो अत्याचार हो रहे थे उन अत्याचारों के खिलाफ इन्होंने भूख हड़ताल की और 64 दिन तक भूख हड़ताल की थी और बाद में जाकर के इनकी मृत्यु हो गई। तो आज़ादी के ऐसे दीवाने भी, अत्याचार को सहन न करने वाले लोग भी हमारे देश में हुए हैं, जतिन दास जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। तो प्यारे विद्यार्थियों, अरविंद घोष जी जो थे ये निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। निष्क्रिय विरोध कैसे? प्रारंभ में ये जुड़े रहे अनुशीलन पार्टी से, युगांतर पार्टी से, फिर जाकर के जब इनको जेल की सजा हो गई और काफी समय तक इन्हें जेल में रहना पड़ा तो इन्होंने सक्रिय विरोध, सक्रिय राजनीति से दूर होकर के और जेल में बैठे बैठे ही दार्शनिक प्रवृत्ति की शुरुआत की और भारतीय दर्शन को आगे बढ़ाया और श्री अरविंदो के नाम से ये प्रसिद्ध हैं, अरविंद घोष। अंतिम प्रश्न विद्यार्थियों ले रहे हैं आपके सामने, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो ये लाहौर षड्यंत्र केस है प्यारे विद्यार्थियों। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए यहाँ पर जतिन दास जी को बंदी बनाया गया था और जतिन दास जी, जैसा अभी मैंने आपको बताया, 64 दिन भूख हड़ताल की, जेल में अत्याचारों के खिलाफ, और आगे जाकर के इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कैसा रहा आज का हमारा ये सेशन? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी प्रश्न में कोई समस्या, कोई जिज्ञासा, कोई परेशानी हो तब भी बताइएगा। और साथ ही आपको यदि ये सेशन अच्छा लगा हो तो जुड़िए हमारे इस चैनल से, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। सीएल कैरियर एकेडमी की ई लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी लाइव वीडियो आपको मिलेंगे, फेसबुक पर भी हम लाइव आपको मिलेंगे। तो हमारे सभी प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाइए। सभी, चाहे टेलीग्राम हो आपके या फिर यूट्यूब चैनल हो या हमारी ऐप हो, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखा है, तो आप वहां पर जाइए और हमसे सभी माध्यमों से जुड़ जाइए। चलिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।